महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल की आहट सुनाई देने लगी है और इस आहट का आधार है बीते कुछ हफ्तों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, उद्धव गुट के मुखिया खुद जिस तरह से नजदीकियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। और इसी लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुगबुगाहट है कुछ बड़े उलटफेर की। बीते दिनों एक होटल के बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात भी हो चुकी है और इस दौरान विधानसभा में सीधे सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को तो अपने पाले में आने यानी एक बार फिर से पुरानी दोस्ती याद दिलाई और कहा कि आप एक बार फिर साथ आएं, साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। और ये सीधा ऑफर सार्वजनिक तौर पर सदन के भीतर सीएम ने दे दिया उद्धव ठाकरे को। सरगर्मियां आगे इसके भी बढ़ती चली गई। अब दोनों दलों के करीबी आते नेता ये संकेत भी देने लगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट इस बीच बड़ी नज़दीकियों से अब दूसरे विरोधियों के बीच में भी टिप्पणियां शुरू हो गई। अगर सबसे ज़्यादा इस बीच कोई असहज दल है तो वो है शिवसेना शिंदे गुट, जो है तो इस वक्त महाराष्ट्र में सत्ता में बीजेपी के साथ उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन शिंदे गुट को इस बात का आभास हो चुका है कि उनको दरकिनार करने की कोशिश चल रही है और इस वजह से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली में खुद मौजूद हैं। वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मिलना भी चाहते हैं। उनके बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाह रहे हैं। वो अमित शाह के साथ मिलकर के महाराष्ट्र की पूरी स्थिति स्पष्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक के ना तो अमित शाह की ओर से मिलने का मौका उन्हें मिला है और ना ही और वरिष्ठ नेताओं से इनकी और इनके पार्टी के नेताओं की मुलाकात हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो अब तक खबर आ रही है ये कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीते साल नई सरकार बनने के बाद से ही एकनाथ शिंदे हर मुद्दे पर कड़ी बार्गेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला था जब उनसे कहा गया था कि एक मुख्यमंत्री रह चुका शख्स यानी देवेंद्र फडणवीस आपके साथ उप मुख्यमंत्री रह चुका है, तो फिर आप एक मुख्यमंत्री पद पर काबिज रह चुके शख्स यहाँ बतौर उप मुख्यमंत्री साथ में काम क्यों नहीं कर सकते। इसमें असहज होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उनकी बार्गेनिंग लगातार चल रही है। उन्होंने पहले सीएम पद को लेकर के बार्गेनिंग की, फिर विभागों के बंटवारे को लेकर और ख़ासतौर पर होम मिनिस्ट्री को लेकर के बार्गेनिंग लंबे समय तक आखिरी वक्त तक चलती रही। फिर शहरी विकास मंत्रालय को लेकर बार्गेनिंग हुई है। इसके बाद पालक मंत्रियों के मामले में भी देवेंद्र फडणवीस को लगातार चुनौती देते रहे। ये सूत्रों के हवाले से खबर आती रही। हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, बैठ करके मंत्रालयों का बंटवारा हो रहा है। लेकिन इस दौरान कई निगमों में भी अध्यक्षों और महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ साथ समन्वय के मामले पर भी टकराव देखने को मिला था। अब जानकार ये बताते हैं कि इसमें देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे हैं और वो कामकाज में आज़ादी चाहते हैं ताकि पूरी तेज़ी से वो कर सकें जो चाहते हैं केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के मार्गदर्शन में। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे सहयोगी हैं अजीत पवार भी और उनके संबंध में अपेक्षाकृत बेहतर वो बताए जा रहे हैं। खुद फडणवीस सार्वजनिक मंचों से अजीत पवार को एक सुलझे हुए राजनेता करार दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि तीनों यानी कि खुद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनमें दादा सबसे सुलझे हुए हैं। वैसे राजनीतिक अनुभव के मामले में अजीत पवार इन तीनों में सबसे सीनियर भी हैं और इन सब के बीच अब सबसे ख़ास बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को साथ रखने पर कतई असहज नहीं दिखाई दे रहे। उनसे ज़्यादा दुविधा शायद अब एकनाथ शिंदे खड़ी करते चले जा रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के समीकरण बदलते दिखाई दिए हैं महाराष्ट्र में, उससे लगता ये है कि क्या रिवर्स ऑपरेशन लोटस की तैयारी महाराष्ट्र में चल रही है और अंदर खाने एक बड़ी रणनीति। इससे दरअसल होगा ये भी कि जो बड़ी तादाद में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बैकफुट पर महाराष्ट्र में भी दिखाई दी थी उत्तर प्रदेश के साथ साथ, और एक बड़ा फायदा उद्धव ठाकरे को हुआ था कांग्रेस और शरद पवार के साथ चुनाव लड़ करके। अगर उद्धव ठाकरे पाला बदलकर
देवेंद्र फडणवीस के ऑफर को एक्सेप्ट करके बीजेपी के साथ सरकार में आ जाते हैं तो सीधे केंद्र में एक बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से सांसद सरकार के साथ जुड़ जाएंगे, जो इस समय बड़ी दो और सहयोगी दलों के साथ चलने का विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि शायद ये सरकार बहुत ज़्यादा दिन ना चले। लेकिन इस बीच सबसे असहज एकनाथ शिंदे अपनी स्थिति साफ कर लेना चाहते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे तमाम सांसदों विधायकों के साथ सरकार में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा दुश्मनी बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच नहीं, उससे ज़्यादा तीखे वार तो खुद शिवसेना के दो धड़ एक दूसरे पर करते रहे, यानी एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे का गुट। ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि तमाम इन विवादों पर विराम लगाया जाए, प्रदेश में भी सरकार को और मजबूत किया जाए और ऐसा करने से उनके विपक्षी बहुत ज़्यादा बैकफुट पर खड़े दिखाई देंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के दम पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत मानती है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस के साथ यानी बीजेपी के साथ आते हैं, पाला बदल लेते हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका ना सिर्फ महाराष्ट्र में होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सांसदों का आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़ाया था, बीजेपी का कम हुआ था। लेकिन इस तरह के समीकरण से ना सिर्फ महाराष्ट्र में भावी समीकरणों को बीजेपी सुलझा लेगी, बल्कि केंद्र में सांसदों की तादाद भी उनकी बढ़ जाएगी और ऐसे में संसद में उनके सदस्यों की संख्या बढ़ना बीजेपी के लिए एक बहुत फायदेमंद कदम हो सकता है। बहुत नज़दीक विधानसभा के चुनाव तो नहीं, लेकिन एक ऐसा बड़ा चुनाव है जो किसी विधानसभा चुनाव से भी कम नहीं माना जाता और ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का चुनाव। बीएमसी इलेक्शन को भी किसी विधानसभा चुनाव की तरह ही पूरी ताकत से लड़ा जाता है, क्योंकि देश के कई छोटे राज्यों से ज़्यादा बड़ा बजट अकेले बीएमसी का होता है और इसीलिए अब बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ पर वो स्थिति ना बने जैसा इससे पहले देखने की आशंका उन्हें थी और इसीलिए जो शिवसेना लंबे अरसे से वहाँ काबिज थी, क्या उद्धव ठाकरे को साथ लाने के बाद एक बड़ा फायदा हो सकता है। और ये तेज़ी से कवायद इसलिए भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले दिनों हिंदी को अनिवार्य रूप से स्कूलों में लागू करने के फैसले पर राज और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए। एक मंच से उन्होंने ऐलान किया कि हिंदी की अनिवार्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी मराठी के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक सियासी मुद्दा दोनों ही भाइयों ने उठा लिया था। और फिर सरकार जब बैकफुट पर जाते हुए ये फैसला करती है कि हम इसकी अनिवार्यता खत्म कर रहे हैं, तब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसे विजय रैली के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में मनाया और उसके बाद से ये लगने लगा था कि क्या बीएमसी इलेक्शन एक फंसा हुआ इलेक्शन हो सकता है और इसीलिए अगर ये समीकरण यानी रिवर्स ऑपरेशन लोटस काम कर गया तो बीएमसी विधानसभा और संसद में भी तमाम सदस्यों का समीकरण बीजेपी और बेहतर कर लेगी। देखना ये है कब और कैसे ये रणनीतिकार कर पाते हैं या फिर महज ये अटकलों तक सीमित है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।